अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, ईद क्या हुई, एक कोराम मिज गया। सानाए भावन लगर, जी हाँ, कल हम इसके बारे में हमने बताया था कि हम इसके बारे में और तफसीलात आपको बताएंगे, तो उसके बारे में भी हम पूरा तस्करा करेंगे। और जो जलसा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तंजीम जो बनाई है 6 जमातों ने, जिसकी सरबराही कर रहे हैं इमरान खान यानी PTI। पशीन में उनका जलसा हुआ, वो कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। फिर जनाब हमारे नवाज शरीफ साहब कि नवाज शरीफ साहब ने जो शिकवे शिकायत की हैं, दिल के फपोले फोड़े हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जनाब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए और जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर ऑल वीडियोस के ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और लाइक कीजिए अगर आप पसंद करते हैं, और उसके साथ साथ कमेंट्स दीजिए। और एक इल्तिमास और है कि अपने दोस्तों को, अहबाब को, जानने वालों को, सबको जो है इसको शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल के लिंक को। तो दोस्तों, बातें वही हैं, वही पुरानी रवायात, वही तरीक़ाकार। पहले पुलिस वालों ने कहा कि मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस वाक़े की। उसके बाद जनाब बयान जारी किया ISPR ने, फ़ौज की तरफ से, कि भाई ये कोई वाक़या हुआ है जिसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। हम लोगों के, सोशल मीडिया वालों के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे और इसकी एक जो है हम वो मुश्तरका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी हमने, जो इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस के साथ मिलके। फिर हुकूमत पंजाब जो सोई हुई थी, ईद के मज़े ले रही थी, उनके भी बयान आ गया कि नहीं साहब, हम भी जो है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं जो तहक़ीक़ात करेगी वाक़े की, और हम लोगों का मज़मूम जो है मकसद पूरा नहीं होने देंगे कि वो लोग इस वाक़े को उछाल कर जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ और दूसरे इदारों के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा कर रहे हैं आवाम के जहनों में। यार बात समझ में नहीं आई मेरे भाई, इसके ऊपर तो बड़ा दो टोक फैसला लेना है आपको। इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, तहक़ीक़ात और फलां और कमेटी और ये सब बकवास बातें हैं। आप ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसी कमेटी बनाए, पावरफुल, इम्पार्शल, जो कि तहक़ीक़ात करे और उसके 3 दिन या 5 दिन में उसकी रिपोर्ट दे और फिर करार वाक़ई सज़ा दे उन लोगों को कि जिन लोगों ने हरकत की है, क्योंकि छोटी बड़ी हरकत नहीं है। आप इसको इस तरह पसोबुश नहीं डाल सकते कि सोशल मीडिया वाले ये कर रहे हैं, उछाल रहे हैं अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए, वो लोग ये कर रहे हैं। यार ये चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ें खुद दम तोड़ जाएंगी। सोशल मीडिया खुद ख़त्म हो जाएगा अगर आप सही इंक्वायरी करके लोगों को सज़ा दे देंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों तरफ से। वो लोग पुलिस वालों की तरफ से, अगर उनको वाकई उन्होंने गलती की है कि जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की है, और उन लोगों को, जिन लोगों पुलिस फ़ौज वालों को, रेंजर्स वालों को, जिन्होंने जाके बाकायदा दस्ते लेके गए और धावा बोला थाने के ऊपर और उनके साथ बहुत ज़्यादा मार कुटाई की पुलिस वालों के साथ, दोनों को करारी वाकई सज़ा दी जाएगी, सही इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी, तो ये चीज़ें खुद दब जाएंगी। सोशल मीडिया क्या करेगा इसके अंदर? तो मेरे भाई ये चीज़ें हैं जो समझ से बालातर हैं। बयानों से कुछ नहीं होता, ये बयानबाजियाँ लोग समझते हैं, अवाम जाग उठे हैं, अवाम को सब पता है, अवाम इस बात को समझते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ बहलाने का एक बहाना है। खुदा के लिए
फौज ने बयान दिया, अच्छा किया, लेकिन बड़ा मुबहम बयान है, उसमें कोई चीज़ कही नहीं, बस ये है कि एक वाक़या हुआ जिसे बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इसकी तहकीकात कराई जाएगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। भाई ऐसा नहीं है, कुछ कीजिए, प्रैक्टिकली कुछ कीजिए, आवाम कुछ देखना चाहती है। तो दूसरे नंबर पे जो नई बातें अब सामने आई हैं तो वो यही है कि भाई अब ये कहा जा रहा है कि जो 2 लोग उन्होंने पकड़े थे नाके के दौरान, एक तो अरेस्ट हो गया जिसके साथ असला था और दूसरा जो था वो भाग गया था, तो इसने जो अरेस्ट हुआ था उसका घर बता दिया। ये उसके घर पे पहुंच गए, वहाँ से कुछ अपने दोस्त वगैरह बुला लिया, रिश्तेदार बुला लिए, उन्होंने दावा बोला पुलिस पे, फिर पुलिस से अपनी नफेरी बुला ली। तो बाकी बातें तो वही हैं कि उसके बाद वो जो है वो लोगों को भी अरेस्ट करके ले गए और उसके बाद उनको अरेस्ट करके ले गए और फिर थाने में ले गए, 5-7 आदमियों को उस घर से पकड़ के। लेकिन उसके बाद फिर चक्कर शुरू हो गया कि पुलिस को प्रेशर आया, पुलिस ने खैर उनको हटा दिया, SHO वगैरह को, DPO को थाने में डाल बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर वो दस्ते आ गए मुसल्लह फ़ौज के, उन्होंने हमला कर दिया थाने पे और हवाला से निकाल के उनको कूट के रख दिया। बहुत ज़्यादा तशद्दुद तो उनके ऊपर मतलब तशद्दुद किया गया और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई। तो ये बातें हैं, ख़तरनाक बातें हैं। लोगों को मैंने कल भी कहा था कि भाई लोगों के जहन में वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब नफ़रत सी एक तरीके से, तो इससे बेहतर है कि आप पानी डालें, ठंडा करें और सही कार्रवाई करें और सही तरीके से, ताकि आवाम को नज़र आए कि इंसाफ होता हुआ। तो ये बात है, लेकिन लगता नहीं है कुछ होगा अभी। फ़िलहाल तो इसका रुख एक ही तरफ कर दिया गया कि सोशल मीडिया वाले गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत वीडियो चला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। और पुलिस ने तो लगता है बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। जब पुलिस के सरबराह हैं वो तो अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, अपने ही महकमे के लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। बहुत ही गलत बात है। सच को कहना चाहिए, सच को बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मुझे भी बहुत अफसोस है। दूसरे नंबर पे जनाब जलसा, पशीन का जलसा, जो इन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया ईद के बाद, जो तहरीक शुरू होनी थी उसके लिए 6 जमातों ने एक मुश्तरका वह क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नाम रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है इसका, इत्तेहाद का। उसमें 6 जमातें, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वहदत मुस्लिमीन है, PTI है, अख्तर मेंगल की पार्टी है, महमूद अचकज़ई की पार्टी है। लेकिन मज़े की बात कि पशीन को आपने चुना, क्यों चुना? क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत महमूद अचकज़ई का शो था, उनके जानने मानने मतलब फॉलोअर्स वहाँ रहते हैं। लेकिन मौलाना वहाँ से जीते, लेकिन मौलाना की गैर मौजूदगी लगता है कि बात बनी नहीं है। अभी मौलाना इस इत्तेहाद में है या नहीं, अल्लाह जाने। लोगों ने, इन्होंने कहा मरवत साहब ने कि नहीं, बातचीत जारी है अभी मौलाना साहब के साथ, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जब उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए उनकी तकरीर के दौरान, डीज़ल डीज़ल डीज़ल, तो लोगों को मना किया उन्होंने कि नहीं 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 नहीं, वो हमारे साथ आ जाएंगे, बातचीत जारी है। तो ये बात हुई। अब जलसा कैसा रहा, क्या रहा? एक तो लेकिन लोकेशन गलत चूज़ की गई थी, नंबर 1। टाइमिंग बहुत गलत थी, सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया, जो कि हमाकत बहुत ही अहमकाना बात थी। लोग शाम को आना पसंद करते हैं, हमेशा 4 बजे के बाद का टाइम रखिए। तीसरे नंबर पे बारिश हो गई, ये कुदरत का मौजज़ा था कि वो बारिश हो गई, पूरा पानी से भर गया ग्राउंड। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट ने हथकंडे इस्तेमाल किए कि उन्होंने दफ़ा 144 लगा दी, उन्होंने जगह जगह नाके लगा दी कि कहाँ कहाँ से जुलूस आएंगे, तो लोगों को रोका गया। फिर मौलाना साहब नहीं थे जो वहाँ से जीते, तो उनके फॉलोअर्स थे ही नहीं वहाँ पे, तो सिर्फ जो पार्टिसिपेशन थी वो सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की थी, थोड़ी बहुत अख्तर मेंगल के आदमी थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वहदतुल मुस्लिमीन का तो वहाँ कोई वजूद ही नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो ख़ुद पार्टी ना होने के बराबर पार्टी है, तो उसका तो पूरे पाकिस्तान में कहीं वजूद नहीं है।
और जमात इस्लामी का थोड़ा बहुत है, लेकिन बलूचिस्तान में इतना नहीं है। मौलाना फजल रहमान का था, वो शरीक ही नहीं हुए, और मेरे ख्याल अभी तक वो इत्तेहाद का हिस्सा है या नहीं है, ये बड़ी बात हवाओं में है। नतीजा क्या था? नतीजा ये कि ग्राउंड खाली रहा, आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हुआ। और जब उमर असगर ने तकरीर की तो वो तो जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के उमर अयूब साहब, लेकिन ये कि वो बहुत ही कम लोग थे, ग्राउंड बिल्कुल खाली था। बाद में कुछ लोग आए और जनाब जो तकरीर उन्होंने की, मरवत साहब ने, वो काफ़ी अच्छी थी। वो पब्लिक को जज्बात से खिलना चाहते हैं और उनकी ज़बान बोलते हैं, तो वो काफ़ी बेहतर तकरीर रही। महमूद अजर सही तो खैर है ही मशहूर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलने के, तो वो भी खूब गरज के बोले। तो यही दो ही तकरीर ऐसी थी जो सुनने वाली थी। मजबूरी तौर पे बेहतर रहा, मैं ऐसे नाकाम नहीं कहूँगा कि ज़ाहिर है कि यही हो सकता था पशीन के इलाके में, और गलत टाइमिंग पे, और जो क्या कहते हैं बारिश भी हो गई, फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट की सख्तियाँ भी थी, लेकिन काफ़ी बेहतर रहा, ठीक रहा। लेकिन थोड़ा सा इनको चाहिए कि ये बेहतर करें और मज़ीद सही तरीके ऑर्गेनाइज़ करें, टाइमिंग सही रखें, दिन सही चूज़ करें, सब पार्टियाँ मिलकर आएँ, मेहनत करें उसके लिए। ऐसे आप नहीं करेंगे तो इस तरीके से तहरीकें नहीं बनती, इससे जोश बुलबुले नहीं उठते। तो ये एक उनके लिए पैगाम है कि चलो गुजर तो गया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो मज़ा आना चाहिए था। असल चीज़ तो कराची है, लाहौर है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे अपनी पूरी सलाहियतों को, अपनी पूरी ताकत को आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भैया टाइम फिश, क्योंकि कम से कम लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में आपको 25-30, कम से कम 20-25 लाख लोगों को, या तो लाख तो निकाल नहीं सकते, 1000 लोगों को, 50,000 लोगों को, 40,000 लोगों को निकालना पड़ेगा। तब कहीं जाके नाके शाके टूटेंगे, जब कहीं पुलिस पीछे हटेगी, तब कहीं इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी आगे पीछे होगी, तब कहीं आपको बातचीत पे और टेबल टॉक पे बैठेगी आपके साथ, वरना कुछ नहीं होने वाला। और मौलाना फजल रहमान के मसले को हल कीजिए, क्योंकि फिर अगर वो नहीं आते तो लोग डीजल के नारे लगाते हैं, वो और ख़तरनाक है। या तो कह दीजिए हम उनके साथ हैं या नहीं है, क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वैसे भी पंजाब में उनकी ज़रूरत नहीं है, आपको सरहद में भी उनकी ज़रूरत नहीं है, कराची में भी बहुत ज़रूरत नहीं है। तो फिर लड़ाका दस्ते हैं, जब खून की ज़रूरत होगी तो हाँ उनके पास मरने वाले उनके मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए आगे चल के क्या होता है। अब तीसरी बात, दिल के फपोले फोड़े जनाब नवाज शरीफ साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि साहब पहले से प्लान बना लिया गया था फ़ौज की तरफ से, मुक़्तदरा की तरफ से, कि भाई मुझे नहीं जीता, मुझे तीसरी बार वज़ीर आज़म नहीं बनाना है। तो डेलिबरेटली मेरे साथ बहुत बुरा किया गया, धांधला किया गया, मुझे सरहद से भी हराया गया और लाहौर से भी ज़बरदस्ती इस तरह किया गया है कि अब मैं, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि फॉर 47 का कि कहते तहत ही ज़िंदा हूँ, लेकिन मकसद यही था कि बहुत बुरा किया गया मेरे साथ। और पहले से मनसूबाबंदी थी कि इनको नहीं बनने देना, ऐसे बिलावल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेरी पार्टी के अंदर भी तमाम लोगों को जो फ़ौज के करीब हैं उनके कार में डाल दिया गया था, भाई अब शहबाज को बनाना है, नवाज़ को नहीं बनाना। तो खैर बहरहाल उसने कहा कि मैं इतना खुश नहीं हूँ, मैं तो, हमारी पार्टी जस्ट लाइक ए नोज़ल है जिसके अंदर से चीज़ें निकल रही हैं, पीछे गन तो किसी कोई और है हम तो सिर्फ नोज़ल है, नाली है। तो ये उन्होंने कहा। तीसरा, बहुत ही दिल बर्दाश्ता थे, खामोश थे और कहते यार मेरे साथ तो हाथ हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक बात और की, और ये की कि भाई अगर तहकीकात जज करना चाहते हैं ISI क्या ने किस तरह दबाव डाला, तो फिर मीर्जी भी हटाने के लिए दबाव डाला गया था शौकत सिद्दीकी साहब पे, जो उन्होंने बता भी दिया था कि कैसे कैसे फैज़ हमीद गए उनके पास। और फैज़ हमीद साहब ने कहा कि भाई आपको इनको सज़ा देनी है,
अदरवाइज़ तो हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इलेक्शन से पहले हमें सज़ा दिलवानी है मरियम को, नवाज़ को, तो उस पर वो भी बोले तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसी तरह उसको तो मैं भी पटिशन दायर करूँगा अब 6 जजेस का, जबकि इस्लामाबाद सॉरी उस पर जो हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी मैं अपनी तरफ से मैं शरीक होऊंगा, पटिशन डालूँगा और मैं कहूँगा कि तहकीकात शुरू से की जाए कि कहाँ कहाँ ऐसा इन्वॉल्व है। ये सिर्फ इन 6 चीज़ों पे नहीं, जजेस पर नहीं, बल्कि उससे पहले ये तो बहुत बड़े राज हैं। तो मैं अपने आप को भी मजलूम साबित करूँगा कि मेरे साथ क्या क्या धोखा दे के इमरान खान को लाया गया। तो दिलचस्प बातें नज़र आती हैं। लगता ये है कि मामलात को काफ़ी तूल देने की बात है कि ये मुकदमा काफ़ी लंबा चले, और यही वो मुक़्तदर चाहती है कि थोड़ा सा उनको सांस लेने का मौका मिले और ये फिर गर्द दब जाए, जोश कम हो जाए हैं। तो ये बातें बहरहाल बड़े बुझे हुए नज़र आए, बड़े खामोश नज़र आए, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे। कहा कि मैं जद्दा भी इसलिए नहीं गया, बहुत मुझसे कहा शहबाज शरीफ ने, लेकिन मैं नहीं गया। मैं जाके क्या करता कि अपने भाई के साथ, जो मैं असल शख्सियत मेरी है, पार्टी मेरी है, लेकिन मैं जो है ना उसकी बी टीम के तौर पे पीछे पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। लिहाजा मैंने अपने आप को अलग कर लिया, मैं जद्दा नहीं गया उम्र अदा करने। इंटरनेशनल मार्ग पे जाएं तो ज़ाहिर है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर बहुत ही खूबसूरती के साथ डाइवर्ट कर दिया है गाज़ा का जो मसला था, जंगबंदी का प्रेशर था, कितने 32-33-34 लोग मार दिए गए हैं गाज़ा में। इजराइल ने बड़ा जुल्म किया है, तो फ़ौजें जो जंगबंदी का ऐलान किया UN ने, तो जंगबंदी की जाए और ये किया जाए और वहाँ पे लोगों को खाना पीना फ़ुराक और बेसिक चीज़ें पहुँचाई जाएँ। वो चीज़ों को पीछे करने के लिए और इजराइल को जालिम साबित इंटरनेशनली तौर पे जो उस पर जालिम और का और बर्बरियत का इल्ज़ाम लग रहा था, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे ईरान के कुछ लोग दमिश्क में मार दिए, सिवात खानी पे हमला करके। दो उनके ब्रिगेडियर वगैरह, वो उनको ब्रिगेडियर जनरल वगैरह कहते हैं, जो उनके सीनियर लोग हैं, उनको मार दिया। और उसके बाद एकदम उसे साफ बयान दिया ईरान का, और फिर ईरान अमेरिका ने और इजराइल ने, जी ये तो हमला करने वाला है, आज करेगा कल करेगा, ईरान हमला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो हल्का ना करे हमला, ये नहीं करे, हम देख लेंगे, फला है ये वो। एक अजीब ही कहानी बन गई। पूरी दुनिया की तवज्जो गाज़ा से हट के अब इस पे लग गई, ईरान कब हमला करेगा या नहीं करेगा, कैसे करेगा, किसके थ्रू करेगा, ख़ुद करेगा, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू करेगा, हिज़्बुल्लाह के थ्रू करेगा, हौसी कबाइल के थ्रू करेगा, है या इधर से हमास के थ्रू करवाएगा। खैर हमास तो पिट रहा है, तो फिर जो उसके अपने हामी ग्रुप्स हैं उसके अंदर दमिश्क वगैरह में, शाम में, इराक़ में, उनके थ्रू कराएगा। मतलब एक अजीब ही कहानी, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने इंटरनेशनल जो लोगों की तवज्जो थी और जो जिसमें इज़राइल को बहुत जालिम कहा जा रहा था, उसकी तवज्जो को डाइवर्ट कर दिया। अब जनाब एक नई कहानी ने जन्म ले लिया, पूरी मीडिया उस पर चीख रहा है और रोज़ाना तकरीर कर रहे हैं बाइडन साहब, और ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये जी वो जी, ना करे हम कह देंगे, नहीं करें हम सिर्फ ये उनसे कहते हैं। ओनली जो है उनके लिए यही एक उनके पास रास्ता है कि वो हमला ना करें, उस डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हम ईरान वालों से दरख्वास्त करते हैं। इस तरह इजराइल अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहा है, वो ये वो, तो जो उनका जो यूरोपियन हामी मीडिया है वो भी जनाब ये होने वाला है, ईरान ऐसा करेगा वैसा करेगा, उसको ये जवाब दिया जाएगा, ये होगा। अब पूरी दुनिया ईरान और उसके दरमियान फंस के रह गई है इजराइल के, और असल चीज़ जहाँ इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत मर रही है, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो दोस्तों ये है वो बात, देखिए आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट क्या नतीजा पैदा करता है। आई डोंट थिंक सो कि अगर समझदार है ईरान को उसको हमला नहीं करना चाहिए, कम अज़ कम अभी नहीं करना चाहिए। मौके आएंगे, मौके मिलेंगे, इंतज़ार फरमाइए, खामोश रहिए, ताकि ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने किया है, जो तवज्जो डाइवर्ट की है, वो ख़त्म हो जाए और एक दफ़ा गज़ा का मसला हल होने दीजिए। फिर आप जो भी करना है कीजिए। होता है कभी कभी आपको सबकी महसूस होती है, लेकिन जज्बात को कंट्रोल करना ही कामयाबी का गुर होता है। तो अभी तो 12-14 दिन हो गए हैं, अभी तक तो ईरान ने कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की है। तो लगता है वो उनमें भी कुछ समझ और अकल आ रही है कि वो भी थोड़े अपने जज्बात को ठंडा कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप टाइम लेते हैं उतने जज्बात आपके ठंडे होते हैं।
फौरी रिएक्शन गुस्से का मज़हर होता है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।